Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, अब तक की हमारी इस कोशिश में हमने आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के सभी चैप्टर्स और सभी पोएम्स को हैंडल किया और आपको बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश की है ताकि आप सभी उसको अच्छे से समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ और साथ साथ इतनी सिंपल भाषा को सुनते हुए आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आज की इस क्लास में इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी 11th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक को हैंडल करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो जो इसका पहला चैप्टर है वो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि एक सफ़ेद घोड़े की कहानी है। आई होप जिस तरीके से आपने अपनी इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल को अच्छे से सुना है, समझा है, ठीक उसी तरीके से आप इस बुक को भी अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहले चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो जो ये कहानी है ये एक सफ़ेद घोड़े की है। इस कहानी में होता क्या है कि जो ये कहानी है दो चचेरे भाइयों की है जो कि एक ऐसी जाति से संबंधित रखते हैं जो कि एक अपनी ईमानदारी और अपनी जो विश्वास है उसके नाम से जानी जाती है, यानी कि उसकी जाति को विश्वास और ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि उनके पास यह सफ़ेद घोड़ा आया कहाँ से, इस घोड़ा किसका है, तो क्या यह घोड़ा उसके मालिक को वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और जो वो दो छोटे बच्चे हैं मुराद और एरम, जिनका नाम है, दो छोटे बच्चे हैं, वो इस घोड़े का करते क्या हैं। तो इसी चीज़ को रहस्यात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इस कहानी के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये सुंदर जो चैप्टर है ये लिखा गया है विलियम शेरन से, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है जिससे कि आपको इस चैप्टर का कुछ अनुमान हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़, यानी कि जो ये कहानी है ये दो गरीब छोटे बच्चे जो अर्मेनियन बॉयज़ हैं, अर्मेनिया के रहने वाले हैं, उन दोनों बच्चों की है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो कि ऐसी जाति से संबंधित हैं, ऐसी जाति से आते हैं। हुज होल मार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि जिनकी पहचान उसका विश्वास और ईमानदारी, यानी कि उसकी जो वो जाति है वो अपने विश्वास और ईमानदारी के नाम से जानी जाती है। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में इस चैप्टर के लिखा हुआ है कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, कि लेखक इस लाइन से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो ये लाइन बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अलग एक प्रकार का फ्रेज है जो कि कहते हैं कि अपने पूरे जीवन को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे सभी बीते हुए समय में से उन अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वॉज 9, जब मेरी उम्र 9 साल की थी, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो मेरी दुनिया है वो मेरे द्वारा कल्पना की गई सभी चीज़ों से भरी हुई थी। यानी कि इसमें बताना चाहते हैं कि एक 9 साल का बच्चा अपनी दुनिया को पूरी तरीके से कल्पना करते हुए पूरी तरीके से भर देता है। वो हर छोटी छोटी बात की कल्पना करता है और अपनी दुनिया को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाता है। तो इसीलिए आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे कि व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल, यानी कि जिसकी कल्पना की जाए, एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, अपनी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए जो भी कल्पना एक छोटा बच्चा कर सकता है उसने भी की और उसने अपनी दुनिया को सुंदर बनाया हुआ है। आगे फिर वो कहते हैं कि एंड लाइफ, और जो उसकी दुनिया है, जो उसकी ज़िंदगी है, वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, लेकिन जो उसकी दुनिया है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो अभी भी बहुत ही खुशहाल लेकिन साथ साथ एक रहस्यवादी सपने के जैसी है। आगे फिर वो कहते हैं कि माई कज़न मुराद, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई है, जो मुराद है, जिसका नाम मुराद है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन, जिसको हर व्यक्ति बड़ा ही पागल बच्चा मानते हैं। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो कि सिर्फ उसको ही जानते हैं, जो कि मुझे नहीं जानते हैं। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, जो कि सुबह सुबह, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे 4 बजे मेरे घर पर आता है। एंड वोक अप मी, और मुझे जगा देता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, यानी कि मेरे रूम की जो खिड़की है उस पर थपथपी मारते हुए वो मुझे जगा देता है। फिर वो कहता है, उसने कहा, ही सैड एरम, यानी कि जो ये कहानी लिखी गई है, ये जो 9 साल का बच्चा है यही इस कहानी का
नरेटर है वो इस कहानी को सुना रहे हैं, यानी कि वो अपने नज़रिए से बात बता रहे हैं कि एक दिन की जो सुबह है, सुबह सुबह का जो 4 बजे का समय, उसका जो चचेरा भाई है मुराद वो उसके घर पर आता है और उसके रूम की खिड़की पर थपथपी मारते हुए उसको जगा देता है और कहता है एरम, ही सेड, उसने कहा एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। यह सुनकर के मैं अपने बिस्तर से जंप लगा करके झटके से खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और उस खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सो, जो मैंने देखा मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट लेकिन इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो वट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। यानी वो कहते हैं कि अभी सुबह नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो दिन की शुरुआत थी 4 बजे, यानी कि जो दिन की शुरुआत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू हो जाती है। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वो पूरी दुनिया है वहाँ पर धीरे धीरे लाइट आना शुरू हो रही थी। एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, और इतना उजाला तो था जिससे कि मैं अच्छे से समझ पा रहा था। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़न मुराद, जो मेरा चचेरा भाई है मुराद, वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, वह बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो, मैंने अपने सिर को उस विंडो से बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आंखों को मलते हुए देखा। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, और उसने अर्मेनिया भाषा में कहा, हाँ हाँ यह घोड़ा है, इट्स ए हॉर्स। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, कि अगर तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। तो ये बात सुन करके जो एरम है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। आगे इसमें लिखा है कि आई न्यू माई कज़न मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी, यानी कि मैं जानता था कि जो मेरा भाई मुराद है वो जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आनंद लिया करता था, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े से बिताया करता था। मोर देन एनीबॉडी, किसी और अन्य व्यक्ति की तुलना में। एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि गलती से इस दुनिया में आ गए थे। यानी वो कहते हैं कि जो उसका कज़न है, जो मुराद है, वो हर चीज़ में हमेशा खुशी ढूंढता था, वो अपने जीवन को अच्छे से बिताया करता था अन्य लोगों की तुलना में। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो कि गलती से इस दुनिया में आ गए थे बाय मिस्टेक। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार और बार से कहीं ज़्यादा आगे की बात थी। इवन आई कुड बिलीव, जिस पर मैं बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। आगे इसमें लिखा है कि इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात तो यह थी कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, की मेरी ज़िंदगी की जो सबसे पहली यादें थी वो घोड़ों से संबंधित थी, यानी कि घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी सबसे पहली इच्छा थी वो यह थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं। तो आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि सबसे पहली तो बात यह थी कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज, यानी कि सबसे पहले यादें, हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, यानी कि घोड़ों की यादें रही हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स होता है इच्छा, एंड द माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड, यानी कि सवारी करने की इच्छा रही है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह बहुत ही सुंदर बात थी मेरे जीवन की। एंड इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात यह थी कि वी वर पुअर, कि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। और आगे फिर वो कहते हैं कि दिस वॉज द पार्ट, और यही बात वह बात थी, दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो, जो कि मुझे आज्ञा नहीं दे रही थी कि वो सच है जो कि मैं देख रहा हूँ। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नॉट मनी, हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वी हैड नो मनी। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, की हमारी जो पूरी संपूर्ण जो जाति थी वो गरीबी से ग्रसित थी, यानी कि वो पूरी की पूरी जाति ही गरीब थी। आगे इसमें लिखा है कि एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोलेनियन फैमिली, यानी कि जो उनका परिवार था वो गेरोलेनियन परिवार था। एंड एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोलेनियन फैमिली का मतलब होता है कि प्रत्येक सदस्य, ब्रांच यानी कि उस परिवार का हर हिस्सा, हिस्सा यानी कि मनुष्य, यानी कि उस परिवार का हर एक सदस्य वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत तरीके की, एंड कॉमिकल पॉवर्टी, और हास्यास्पद गरीबी
इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी कि उस परिवार का, उस जाति के हर परिवार का हर सदस्य एक बड़ी हैरान कर देने वाली और हास्यात्मक गरीबी को जी रहा था। आगे इसमें लिखा है कि नबडी कोड अंडरस्टैंड, कि कोई भी नहीं समझ पा रहा था, यानी कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि जिस खाने से हम अपने पेट को भरते हैं उस खाने को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिलीज, यहाँ तक कि परिवार के जो वृद्ध जन थे, यानी कि जो बूढ़े लोग थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं अपने पेट को भरने के लिए, जो खाना, जो भोजन हमें चाहिए, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनको किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक गरीबी का जीवन जीते ही जा रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, और यद्यपि सबसे ज़रूरी बात और सबसे बड़ी बात यह भी थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध भी थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, यानी कि लगभग हम अपनी 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए ही फेमस रहे थे। ये बात बड़ी विचित्र है, बड़ी हैरान कर देने वाली है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आता था कि जो भोजन हम खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, उसके लिए हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम पिछले 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध भी थे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ईमानदार भी थे। इवन वैन और यहाँ तक कि जब वी हैड बिन द वेल्देस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, यानी कि जिस दुनिया को हम अपनी दुनिया, अपना संसार समझते हैं, कि उसमें हम सबसे ज़्यादा अमीर परिवारों में से एक थे और फिर भी हम प्रसिद्ध थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, इस बात का हमें सबसे ज़्यादा गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी दूसरे नंबर पर आती थी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट और रॉन्ग, और उसके बाद हम विश्वास करते थे, सही और गलत में हम विश्वास करते थे कि गलत क्या है और सही क्या है हमें पता था। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वो टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड, कि यानी कि हम में से कोई भी किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं उठाता था, यानी कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए या फिर किसी का बेवजह फ़ायदा उठाए। लेट अलोन स्टील, और चोरी की बात तो बहुत दूर की बात है। आगे फिर लेखक कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप फिर भी मैं उस घोड़े को देख सकता था, यानी कि मुझे घोड़ा नज़र आ रहा था। सो मैग्निफिकेंट, बहुत ही शानदार घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी गंध को भी सूंघ सकता था। सो लवली, बहुत ही सुंदर। इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसकी सांस लेने की आवाज़ को भी सुन सकता था, यानी कि घोड़ा सांस ले रहा है, मैं इस बात को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइट कर देने वाला मोमेंट था। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न, कि घोड़े का कुछ भी लेना देना नहीं था मेरे भाई मुराद से। जो सेंटेंस लिखा है कि द हॉर्स हैड नथिंग टू डू विद, यानी कि हैड नथिंग टू डू विद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से संबंधित होना, और विद मी, ना ही वो मुझसे किसी तरीके से संबंधित है, यानी कि ना तो घोड़े का किसी भी तरीके से लेना देना मेरे भाई से था, ना ही मुझसे था, और या फिर विद एनी ऑफ अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और ना ही हमारे परिवार से किसी भी अन्य किसी सदस्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। एस्लीप और अवेक, चाहे मैं नींद में हूँ या फिर जाकर हूँ, मुझे इस तरीके का कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, कि मेरा जो कज़न यानी कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था, यानी कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हम गरीब थे। एंड और इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, कि अगर वो इसको खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यानी कि तो उसने उसको ज़रूर चुराया ही होगा। एंड और आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने इस बात को भी यकीन करने से मना कर दिया कि उसने वो चुराया होगा, क्योंकि हम तो ईमानदार जाति से संबंधित हैं,
हमारी जाति बड़े ईमानदार और विश्वास के लिए जानी जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भाई जो मुराद है वो किसी घोड़े को चोरी करके ले आए? तो सबसे पहले मैं पूरी तरह से यकीन कर सकता हूँ, चाहे मैं जागा हूँ या सोया हूँ, यानी कि नींद में हूँ या फिर पूरी तरीके से जागा हूँ, कि घोड़ा किसी भी तरीके से मेरे भाई मुराद से, मुझसे या फिर हमारे परिवार से किसी भी तरीके से संबंधित हो। यानी कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि घोड़े को खरीद सके, तो मुराद कैसे उस घोड़े को खरीद सकता है? और दूसरी बात ये भी चल रही थी कि अगर वो घोड़े को नहीं खरीद सकता था, एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, कि अगर वो इसको खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने ये ज़रूर चुराया होगा। लेकिन फिर भी इस बात को मानने से मैंने मना कर दिया कि उसने ये चोरी किया होगा, क्योंकि हम तो ईमानदार जाति से संबंधित हैं। अब यहाँ पर एरम को अपने भाई मुराद के घोड़ा चोरी करने की बात पर यकीन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आगे वो कहता है कि नो मेंबर ऑफ गेरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, यानी कि जो गेरोलियन फैमिली यानी कि जो उनका परिवार था उसका कोई भी सदस्य कभी चोर नहीं हो सकता था। आगे फिर वो कहता है कि आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, कि सबसे पहले तो मैंने अपने बड़े भाई को ध्यान से देखा, एंड देन और फिर एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े को देखा। देयर वॉज अ प्योस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम, उनमें एक प्रकार की अजीब सी शांति और एक अजीब सी तालमेल नज़र आई। विच ऑन द वन हैंड, जिस बात ने एक तरफ तो डिलाइटेड भी मुझे बहुत ही खुश कर दिया, एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, और दूसरी बात उसने मुझे बहुत डरा भी दिया। यानी कि जिस तरीके से मैंने अपने भाई मुराद को देखा और घोड़े को देखा तो दोनों में एक प्रकार की शांति, एक प्रकार का तालमेल, ह्यूमर नज़र आया। इस बात ने एक तरफ तो मुझे काफ़ी खुश कर दिया और दूसरी तरफ मुझे डरा भी दिया, यानी कि इस बात से मैं डर भी गया। मैंने कहा कि मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, यानी कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चोरी किया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, उसने कहा कि विंडो से जल्दी बाहर निकलो। ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, कि अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो विंडो से जल्दी से बाहर निकलो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये बात पक्की थी कि उसने घोड़ा चोरी किया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई भी सवाल नहीं उठता, यानी कि कोई भी संदेह था ही नहीं कि उसने घोड़ा चोरी किया है या नहीं किया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, कि वह मुझे इस घोड़े पर सवारी करने के लिए निमंत्रित करने आया है और नहीं, एज आई चोज, ये सब मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है। आगे इसमें लिखा है कि वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, कि हालांकि ये मुझे प्रतीत हो रहा था कि घोड़ा चोरी किया हुआ है फॉर अ राइड, सवारी करने के लिए, वाज नॉट द सेम, लेकिन ये इस तरीके की चोरी नहीं नज़र आ रही थी, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि हम किसी और चीज़ की चोरी करते हैं, सच एज मनी, जैसे कि किसी पैसे की हम या किसी धन की चोरी करते हैं। फॉर ऑल, और सारी बात यह थी कि आई न्यू, मुझे पता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, लेकिन हो सकता है कि ये चोरी हो ही ना। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, कि अगर आप घोड़े के प्रति पूरी तरीके से पागल होते, द वे माई कज़न, जिस तरीके से मेरा भाई मुराद पूरी तरीके से घोड़े के लिए पागल है, एंड आई वर, और मैं भी घोड़े के लिए पागल था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये कोई चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, कि जब तक कि हम इस घोड़े को कहीं बेच नहीं देते ये कोई चोरी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, कि यह कोई चोरी नहीं होगी, अंटिल, जब तक कि नहीं, वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, की जब तक कि हम इस घोड़े को कहीं बेच ना दे, कि अगर हम इस घोड़े को कहीं बेच देते हैं तो ये चोरी कहलाएगी। विच ऑफ कोर्स, और बेशक, आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि हमेशा कभी नहीं करेंगे, बेशक से हमेशा कभी नहीं करेंगे, तो ये चोरी किस बात की हुई? आई सेड, मैंने कहा, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, कि मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड बट हरी, ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ, मैं अपने क्लॉथ में जल्दी से, मैंने अपने कपड़े पहने और जल्दी से बाहर आ गया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और मैं जंप लगा करके आंगन में आ गया, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मैं अपने भाई के पीछे घोड़े पर जंप लगा करके, उछल करके बड़े जल्दी से बैठ गया। आगे इसमें बताया गया है कि दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, यानी कि उस वर्ष, यानी कि जिस समय की बात है उस वर्ष हम उस कस्बे के बिल्कुल किनारे पर रहते थे, यानी कि अंतिम छोर पर रहते थे।
ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी कि वॉलनट एवेन्यू का जो कस्बा था, हम उस कस्बे के बिल्कुल किनारे पर यानी कि अंतिम छोर पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, और हमारे घर के पीछे वॉज अ कंट्री, पूरा का पूरा गांव था। वाइनयार्ड्स, जहाँ पर अंगूरों का बगीचा था। ऑर्चर्ड, फूलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस, और वहाँ पर जो सिंचाई के जो नाले थे, यानी कि जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है, जहाँ से पानी आता था वो नाले थे। एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ पर उस कस्बे के, उस गांव के रोड्स यानी कि रास्ते नज़र आते थे। इन द लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के समय से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, कि हम ओलिव एवेन्यू पहुँच गए थे। एंड देन, और उस समय, द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उस समय घोड़े ने बहुत ही धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था। जैसे कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है तो उसके बाद फिर वो धीमा होता है, धीमा होने के बाद फिर वो धीरे धीरे चलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉट। आगे इसमें लिखा कि द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, कि सांस लेने के लिए जो वहाँ की जो हवा थी वो बिल्कुल नई थी और बहुत ही प्यारी हवा थी। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग, तेज़ दौड़ते हुए घोड़े की जो एहसास था, जो उसकी सवारी की थी। द फील यानी कि एहसास, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, यानी कि जिस तरह से वो घोड़े की सवारी कर रहे थे और घोड़ा पूरे अच्छे तरीके से दौड़ रहा था, वॉज वंडरफुल, वह एहसास बहुत ही अद्भुत था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, कि जो मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, जिसको सभी लोग हमारे परिवार का सबसे पागल मेंबर, सबसे पागल सदस्य मानते थे, कि वो फेमस था, कि सबसे ज़्यादा पागल माना जाता था क्योंकि वो काम ही ऐसा करता था। बिगेन टू सिंग, फिर उसने वहाँ पर गुनगुनाना और गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा मतलब है कि ही बिगेन टू रोर, कि उसने गाना तो गाना क्या शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कि जिस तरीके से बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में वो कुछ गा रहा है। आगे इसमें लिखा है कि एवरी मेंबर हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर, कहते हैं कि हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पागल जैसी हरकतें करने वाला कोई सदस्य ज़रूर होता है। एंड, और माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक, और जो मेरा चचेरा भाई जो मुराद था वो इसी तरीके से, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से उसी तरीके के वंशज के रूप में माना जाता था, कि हाँ, जिस तरीके से ये कोई पागल टाइप की हरकतें करने वाला एक व्यक्ति हो, जो भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि वो घोड़ा लेकर के आ गया, ये नहीं पता कि घोड़ा किसका है, कहाँ से लाया, बट हाँ, वो घोड़ा लेकर के आ गया और दोनों भाई उस घोड़े की सवारी करने के लिए निकल पड़े। तो इसमें लिखा है कि एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, यानी कि हर परिवार में कोई ना कोई पागल जैसे हरकतें करने वाला ऐसा व्यक्ति जरूर रहता है। इन इट्स समवेयर, कहीं ना कहीं। एंड माई कज़न मुराद, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, की वो स्वाभाविक रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से ही ऐसा ही व्यक्ति था, ऐसा ही वंशज था। ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, पागल जैसे काम करने वाले लोगों का एक प्रकार से वो वंशज ही था। हालांकि उसके पिता ऐसे नहीं थे। इन आवर ट्राइब, हमारी संपूर्ण जाति में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, लेकिन उससे पहले हमारे एक अंकल थे जिसका नाम था खुसरो। एन एनॉर्मस मैन, जो कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। विद ए पावरफुल हेड, शक्तिशाली सिर के साथ। ऑफ ब्लैक हेयर, काले रंग के बालों के साथ। एंड द लार्जेस्ट मोस्टाच, और सबसे लंबी मूछों वाले इंसान थे। इन द सेंट जैक्विन वैली, यानी कि जो सेंट जैक्विन वैली थी उसमें वही एक ऐसे इंसान थे जो कि बिल्कुल मुराद के जैसे ही काम करते थे, और वह बहुत ही शक्तिशाली सिर वाले एक व्यक्ति थे, जो कि काले बाल थे उनके और बहुत लंबी, यानी कि सबसे लंबी मूछें उन्हीं की ही थी। अ मैन ऑफ फ्यूरियस टेम्पर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति था, जो कि एक आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति था। सो इरिटेबल, बहुत ही चिड़चिड़ेपन का एक व्यक्ति था, चिड़चिड़ेपन भी उसके स्वभाव में शामिल था, वो बड़ी जल्दी चिढ़ जाता था। सो इम्पेशेंट, और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, उसे किसी भी तरीके की कोई तसल्ली नहीं रहती थी। वह इतना उतारू रहता था कि ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वो किसी को भी रोक दिया करता था फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, बाय रोइंग, यानी कि वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था, इतना ज़्यादा उत्सुक था और इतना ज़्यादा उसके अंदर बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी कि वो किसी को भी बात करने से रोक दिया करता था। और उस समय वो हमेशा एक ही बात कहता था, इट इज़ नो हार्म
पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई हानि वाली कोई बात ही नहीं, इस पर ध्यान मत दो। लेकिन उसने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सामने वाला बात कौन सी कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। उसमें कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। सीधा वो कहता था कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। आगे इसमें लिखा है कि दैट वॉज ऑल, और सारी बात यह थी कि नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि चाहे कुछ भी बात कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की बात कर रहा हो, उससे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो एक ही बात कहता था कि इसमें कोई भी हानि नहीं है, इस पर कोई भी ध्यान मत दो। पे नो अटेंशन टू इट। आगे इसमें लिखा है कि वंस, एक बार की बात है, इट वॉज हिज ओन सन, कि उनका अपना बेटा अराक जो कि उनका अपना बेटा था, रनिंग 8 ब्लॉक्स, यानी कि 8 भवनों को दौड़ करके भागते हुए क्रॉस करता हुआ बार्बर की दुकान पर आया, टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर आया, वेयर जहाँ पर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टास ट्रिम्ड, कि जहाँ पर उसके पिता अपने मूँछों को बनवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि वो दौड़ता उनके पास आया यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। तो जो आप ये सेंटेंस देखते हैं कि टू टेल हिम, उनको बताने के लिए, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम लिखते हैं कि वॉज ऑन फायर का मतलब होता है आग लग गई। अगर आप प्रेजेंट सेंटेंस में आप लिखते हैं तो इज़ ऑन फायर। यहाँ पर इसमें लिखा है कि टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो, यानी कि जो ये व्यक्ति था खुसरो नाम का, सेटअप इन द चेयर पर बैठा हुआ था, एंड रोड, और वहीं से वो चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, लेकिन नाई ने उसको बताया, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का ये कहता है कि आपके घर में आग लग गई है। सो इसलिए खुसरो रोड, इसी बात पर खुसरो चिल्लाया, इनफ, बहुत ज़्यादा चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई हानि की बात नहीं है। उस बेवकूफ़ व्यक्ति को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके अपने घर में आग लग गई है। उसका अपना बेटा इतनी दूर से 8 भवनों को दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर उसको ये बताने के लिए आया कि उसके घर में आग लग गई, लेकिन उस बेवकूफ़ व्यक्ति यानी कि जिसका नाम खुसरो था, उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर भी चिल्ला करके बोलता है कि इसमें कोई हानि नहीं है। यहाँ तक कि नाई ने भी उसको बताया कि लड़का आपको बता रहा है कि आपके घर में आग लगी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको सिर्फ चिल्लाना ही आता था कि इसमें कोई हानि की बात नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। आगे इसमें लिखा है कि माय कज़न मुराद, मेरा भाई, जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, वॉज कंसिडर्ड, उसको माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति का वंशज है, ऑफ दिस मैन, यानी कि खुसरो का वंशज माना जाता था। ऑल दो, यद्यपि, मुराद फादर वाज जोरब, हालांकि मुराद के जो पिता थे उनका नाम जोरब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, कि वह सिर्फ एक व्यवहारिक व्यक्ति था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी कि उसके पिता बड़े नॉर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति थे, वह किसी भी तरीके के गुस्सेल टाइप के व्यक्ति नहीं थे, और खुसरो के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जो मुराद था वो उस व्यक्ति के जैसा था, उसी के जैसे वो हरकतें करता था, तो ये माना जाता था कि वो स्वाभाविक रूप से शायद उसी का ही वंशज हो। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, कि हमारी जाति में ऐसा होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि जो एक व्यक्ति था वो अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता था, बट लेकिन दैट डिड नॉट मीन, लेकिन उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि वो अपने बेटे की आत्मा का भी पिता हो। यानी कि उसमें कहते थे कि वो बेटा तो उन्हीं का ही रहता था, लेकिन जो उनके बेटे का जो स्वभाव था, जो नेचर था, वो किसी पर भी जा सकता था। जैसे कि जो उसके भाई कज़न का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो उस खुसरो जैसे व्यक्ति जैसे निकली, लेकिन उसके पिता तो जोरब थे। तो इसमें बताया गया कि हमारी जाति में ऐसा ही होता था कि एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता था, लेकिन उसके स्वभाव का, उसकी आत्मा का पिता वो बिल्कुल नहीं हो सकता था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, यानी कि हमारी जात में जो आत्माओं का जो विभाजन था, ऑफ आवर ट्राइब, हमारी जाति में, हैड बिन फ्रॉम, वो उस समय से था, द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेरेंट, कि जब से वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थे और बहुत ज़्यादा सनकी भी थे।
यानी कि जो यहाँ पर कैप्रिशियस है ये सन के व्यक्ति थे, एंड वैग्रेंट ये घुमक्कड़ व्यक्ति थे, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो जो यही तरीके की जो स्वभाव है, जो इस तरीके का जो नेचर है, वो मेरे कज़न यानी कि मेरे चचेरे भाई मुराद के अंदर पाया जाता था। आगे इसमें लिखा है वी रोड कि हमने घोड़े की सवारी की, एंड माय कज़न मुराद सेंग, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाना भी गाया। फॉर ऑल एवरीबडी न्यू, लेकिन सबको पता था। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, फॉर ऑल एवरीबडी न्यू, तो ये भी एक फ्रेज है जिसका एक अपना ही मीनिंग है, जिसका मतलब है कि सभी को पता था। वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि हम अभी भी उसी पुराने गांव में थे, वेयर जहां एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर, कि जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, यानी कि पड़ोसियों ने हमें देखा होगा कि जब हम घोड़े की सवारी कर रहे थे कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग्ड, जिनको हम जानते थे, जिनसे हम संबंधित थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि हमने घोड़े को इतना दौड़ाया कि जितना कि ये खुद दौड़ना चाहता था। आगे इसमें लिखा है कि एट लास्ट, और अंत में, माय कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझे कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, कि अब मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। फिर इसमें आगे लिखा है कि फिर मैंने पूछा कि विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, कि ये तो घोड़े की मर्जी है। माय कज़न सैड गेट डाउन, कि मेरे भाई ने कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर है, कि घोड़े की मर्जी है कि वो तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं करने देगा। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई आस्क्ड, कि मैंने कहा कि घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने ज़रूर देगा, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ, कि मैंने भी अपनी इच्छा वहाँ पर जताई। आगे इसमें कहते हैं कि वी शैल सी, कि हम देख लेंगे, देखा जाएगा। ही सेड, कि उसने कहा कि ये तो हम देख लेंगे कि घोड़ा आपको सवारी करने देगा नहीं करने देगा। आगे उसने कहा कि डोंट फॉरगेट, कि इस बात को मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को चलाना अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर आई हैव अ वे विद अ हॉर्स का मतलब है कि मैं घोड़े को हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ, मुझ में वो तरीका है। वेल आई सेड, अच्छा मैंने कहा, एनी वे, खैर, यू हैव विद अ हॉर्स, कि अगर तुम्हारे पास घोड़े को हैंडल करने का तरीका, यानी कि अगर तुम घोड़े को हैंडल करना जानते हो। आई हैव ऑल्सो, मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए। ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, कि हाँ चलो देखते हैं। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। आगे इसमें लिखा है कि ऑल राइट आई सेड, कि हाँ मैंने कहा कि हाँ ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम्हें मुझे अकेले ही घोड़े पर सवारी करवानी है। आगे इसमें लिखा है कि आई गॉट डाउन, फिर मैं नीचे उतर गया। एंड माय कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू हॉर्स, कि उसने अपने पैरों की जो एड़ियाँ हैं उसने घोड़े को मारी। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, विजायर रन, और फिर वो उसने कहा कि विजायर दौड़ो। ऐसा करने से द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग, कि ऐसा करने से जो घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और वो आगे से उड़ गया। स्नॉटेड, और फिर वो हिनाया। एंड बस इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो पूरी तरीके से दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट, जो कि सबसे सुंदर नज़र आ रहा था। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, वह इतना सुंदर दृश्य था जो कि मैंने पहले कभी देखा हो। माय कज़न मुराद रेस्ड इन द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, मेरा भाई जो मुराद था उसने बहुत तेज़ गति से घोड़े पर घोड़सवारी की, और जो घोड़ा है वो दौड़ता हुआ उन खेतों में से निकलता हुआ, जो सूखी घास के जो खेत थे उनको क्रॉस करता हुआ टू एन इरिगेशन डिच, और वहाँ पर जो सिंचाई के जो नाले थे उनकी तरफ दौड़ता हुआ, उनसे भी आगे निकलता हुआ, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने उसके ऊपर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें पार कर ली थी और वो आगे ही दौड़ता जा रहा था। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वो वापस आया, ड्रिपिंग वेट, पूरी तरीके से गीला हुआ, पसीने से पूरी तरीके से तर था, वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्योदय हो रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, फिर मैंने कहा कि अब सवारी करने की मेरी बारी है। माय कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, कि मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया।
राइड ही सेड, फिर उसने मुझे कहा कि हाँ अब तुम सवारी करो। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जंप लगा करके घोड़े के पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेशन, कि एक सेकंड के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा, क्योंकि जिसकी मैंने थोड़ी देर के लिए कल्पना की थी। जैसे कि मैंने कल्पना की थी उस तरीके का मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, मेरे भाई ने कहा कि इसके मसल्स में थोड़ी किक मारो। माय कज़न मुराद सैड, मेरे भाई ने मुझे कहा कि इसको थोड़ी किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कभी किक मारो और आगे बढ़ो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, कि सभी लोगों के जागने से पहले, यानी कि जब सब लोग जाग जाएंगे और वो इधर उधर घूमने लगेंगे, तो उन सभी लोगों के आने से पहले हमें इस घोड़े को वापस भी लेकर के जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े के मांसपेशियों में एक किक मारी। वंस अगेन, एक बार फिर से, इट रियर्ड, कि वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और नाक से हवा निकालने लगा और हिनहिनाने लगा। देन, तब इट बिगेन टू रन, फिर इसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरिगेशन डिच, कि जो सामने जो जगह थी, यानी कि जो घास के मैदान थे और जो सिंचाई के जो नाले थे, उनकी तरफ दौड़ने की बजाय मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, कि जो घोड़ा है वो नीचे वाले रास्ते की तरफ दौड़ने लगा। टू द वाइन यार्ड, अंगूरों के बगीचे की तरफ वो दौड़ने लगा। डिक्रन हेलेबियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, कि जहाँ पर वो डिक्रन हेलेबियन का जो एरिया था, वहाँ से जो कि अंगूरों का बगीचा शुरू हो रहा था, घोड़ा उस तरफ दौड़ने लगा, उस रास्ते पर दौड़ने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर द 7 वाइन्स, की जो घोड़ा है उसने जंप लगा करके जो वाइन यार्ड है उसको क्रॉस किया। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले, यानी कि वो ये कह रहा है कि घोड़ा जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वो दौड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। कि पहले तो जो उसका भाई, यानी कि जो मेरा भाई मुराद है, वो उसको इरिगेशन डिच की तरफ लेकर गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इरिगेशन डिच की तरफ जाने की बजाय मैं इसको कहाँ और कैसे लेकर के जाऊँ। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, की जो घोड़ा है वो जो वहाँ के रास्ते थे उसकी तरफ दौड़ने लगा। टू द वाइनयार्ड, जो कि अंगूरों के बगीचों की तरफ जा रहे थे। डिक्रन हेलिबियन, जो कि डिक्रन हेलिबियन का जो एरिया था। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, कि जहाँ पर उसने जो अंगूरों के जो बगीचे थे उनकी तरफ दौड़ना, जंप लगाना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन, की मेरे गिरने से पहले जो वो घोड़ा था उसने एक लंबी छलांग लगाई, जिसमें वो 7 जो अंगूरों के बगीचे उसको क्रॉस करने के लिए उसने पूरी तरीके से छलांग लगाई। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और फिर उसने आगे दौड़ना जारी रखा। माय कज़न मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, कि मेरा भाई मुराद दौड़ते हुए उस रोड की तरफ आया। उसने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि हम दोनों को उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, कि तुम इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, कि अगर तुम उसको पकड़ लेते हो, बी काइंडली आई विल बी नियर, कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे ही आसपास रहूँगा। कि अगर वो तुम्हें नज़र आ जाए, अगर तुम उसको पकड़ लो तो तुम घबराना नहीं। बी काइंडली, बड़े आराम से, बड़े धैर्य से उसको पकड़ना है, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। आई विल बी नियर। आगे इसमें लिखा है कि आई कंटिन्यू डाउन द रोड, कि मैं नीचे उस रोड की तरफ लगातार दौड़ता रहा। एंड माई कज़न, और मेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड टू वर्ड्स द इरीगेशन डिच, कि जो मेरा भाई है वहाँ पर वो सिंचाई के जो नाले थे वो उस तरफ जारी रहा, यानी कि हम दोनों ने अलग अलग दिशा से उस घोड़े को पकड़ने की योजना बनाई। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, कि उसे लगभग आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। उसने कहा ऑल राइट, अब सब कुछ ठीक है, जंप ऑन, अब इसके ऊपर जंप लगाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, कि अब पूरा का पूरा संसार जाग गए होंगे, यानी कि सभी लोग जाग गए होंगे। व्हाट विल वी डू, आई सेड, कि अब हम क्या करेंगे, मैंने पूछा। वेल ही सेड,
उसने कहा कि अच्छा, वी विल ईदर टेक हिम बैक, या तो हम इसको वापस लेकर के जाएंगे, और या फिर हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह तक हम इसको कहीं ना कहीं छिपा देंगे। आगे इसमें लिखा है कि वेल ही सेड, उसने कहा कि अच्छा, वी विल ईदर टेक हिम बैक, कि या तो हम इस घोड़े को वापस लेकर के जाएंगे, और या फिर हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर इसको कल सुबह तक कहीं हम छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, कि उसकी बातों में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नज़र नहीं आती, यानी कि उसे किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, ही वुड हाइड हिम, कि वो उसको छिपा देगा। एंड और नॉट टेक हिम बैक, कि उसको वापस लेकर के वो नहीं जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो उस घोड़े को वापस लेकर के नहीं जाएगा, मुझे पता था कि वो उसको छिपा देगा। वेयर वी विल हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक जगह को जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने फिर से एक सवाल पूछा कि तुमने इसे कितनी देर पहले चोरी किया था, यानी कि तुमने इसको चोरी किए हुए कितनी देर हो गई, कितनी देर पहले तुमने इसको चोरी किया था। आप इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि हाउ लॉन्ग एगो, कि कितनी देर पहले, डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कि तुमने इस घोड़े को कितनी देर पहले चोरी किया था। आई सेड, तो यहाँ पर आई सेड का मतलब हो जाएगा कि मैंने पूछा। आगे इसमें लिखा है कि इट सडनली डाउन ऑन मी, कि अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई, यानी कि अचानक मेरा ध्यान एक बात पर गया। दैट, वो बात क्या थी। ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वो कुछ देर से ये सुबह सवेरे की जो घोड़े की जो सवारी है वो उसको करे जा रहा था। एंड हैड कम फॉर मी, और फिर उसके बाद ये मेरे लिए आया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह फिर वो मेरे लिए आया। ओनली बिकॉज, सिर्फ इसकी वजह से कि ही न्यू, कि उसे पता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घोड़े की सवारी करने की कितनी ज़्यादा इच्छा है। तो इसी वजह से वह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही इस घोड़े को मेरे पास लेकर के आया, अदरवाइज़ वो सुबह से ही इस घोड़े की सवारी कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने उसको पूछा कि कितनी देर पहले तुमने घोड़ा चोरी किया है। आगे से लिखा है कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, कि किसी ने घोड़े के चोरी होने के बारे में कुछ कहा। ही सेड, उसने पूछा। एनी हाउ, जैसे भी बात हो। आई सेड, मैंने कहा। आगे फिर मैंने कहा कि हाउ लॉन्ग एगो, कितनी देर पहले, डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि तुमने इस तरीके की जो सवारी है वो कब से शुरू की, यानी कि तुम कब से घोड़े की सवारी कर रहे हो इतनी सुबह सुबह। आगे फिर वो जवाब देता है, ही सेड नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह तक तो कोई सवारी नहीं की, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो भी वो सवारी कर रहा है वो आज की सुबह से ही वो सवारी कर रहा है, इस सुबह तक उसने अभी तक कोई भी सवारी नहीं की है। तो इससे दूसरी बात समझ में आती है कि उसने जो घोड़ा चोरी किया है वो आज ही सुबह सुबह घोड़ा चोरी किया है। आगे इसमें लिखा है कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ, मैंने पूछा क्या तुम सच कह रहे हो। तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही सेड, उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी सच नहीं कह रहा हूँ। बट इफ़, लेकिन क्या होगा, वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। आगे फिर उसने कहा कि दैट इज़ वॉट यू आर टू से, कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है। फिर आगे वो बोलता है कि आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट, यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है, दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज सुबह से ही घोड़े की सवारी शुरू की है। आई सेड ऑल राइट, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही कहूँगा। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, यानी कि वह बहुत ही धीरे से घोड़े को बार्न तक ले आया, यानी कि बार्न एक ऐसी जगह है जो कि एक खलिहान में जितने भी अन्न होते हैं, अनाज होते हैं, उसका भंडारण किया जाता है। ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, जो कि एक अंगूरों के बगीचा जो कि सुनसान पड़ा था वहाँ पर बनाया गया था। उस जगह तक वह घोड़े को बड़े चुपचाप तरीके से वहाँ पर ले आया। विच एट वन टाइम, जो कि एक समय पर हैड बिन द प्राइड, एक स्वाभिमान हुआ करता था, यानी कि एक गर्व की बात हुआ करती थी जो ये बार्न था, ऑफ ए फार्मर, एक किसान के लिए, नेम्ड फतवाजैन, यानी कि फतवाजैन नाम का जो किसान था उसके लिए जो ये बार्न था, जो कि डेजर्टेड वाइन यार्ड का जो हिस्सा था जहाँ पर उस घोड़े को हम लेकर के गए थे, वो किसी टाइम उस किसान का एक पूरा बहुत अच्छा स्वाभिमान से भरा एक स्थान था। वह उसके ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस करता था।
देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थी यानी कि कुछ जई थी, एंड ड्राई एल्फेल्फा, और सूखा रिजका था, इन द बर्न, उस भंडारण गृह में। वी बिगेन वॉकिंग होम, उसके बाद फिर हम घर की तरफ चलने लगे। आगे उसने कहा कि इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान बात नहीं थी। ही सेड, उसने कहा कि इतना आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि किसी घोड़े से अच्छे से व्यवहार करवाना यह कोई आसान बात नहीं थी। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो आई वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, मैं शुरुआत में तो बहुत ही जंगलीपन तरीके से दौड़ना चाहता था, यानी कि मैं बहुत तेज़ रफ्तार से घुड़सवारी करना चाहता था। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरे पास वो तरीका है जिससे कि मैं घोड़े को हैंडल कर सकता हूँ, यानी कि मुझ में वो बात है कि जिससे कि मैं घोड़े को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, कि मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ, यानी कि मैं इस घोड़े को जैसे चाहे अपने तरीके से इससे कोई भी कार्य करवा सकता हूँ, जैसे चाहे मैं इसको चलवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, मैं चाहता हूँ कि ये करे, हॉर्सेज अंडरस्टैंड्स मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं, यानी कि घोड़े मुझे समझते हैं। आगे इसमें लिखा है कि हाउ डू यू डू इट, कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, मैंने उससे सवाल पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझ में घोड़ों के प्रति एक समझबूझ है, यानी कि सूझबूझ है, यानी कि मैं घोड़ों को अच्छे तरीके से समझता हूँ, मेरे अंदर एक समझ है घोड़ों के प्रति। आगे लिखा है इसमें कि येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन मैंने पूछा कि किस प्रकार की जो समझदारी है, किस प्रकार की समझ है आपके अंदर घोड़ों के प्रति। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, बहुत ही सिंपल यानी कि बहुत ही साधारण और ईमानदारी वाली समझ है मेरे अंदर घोड़ों के प्रति। मैंने कहा कि वेल, अच्छी बात है, आई विश काश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि काश मेरे अंदर भी ऐसी ही समझ होती, काश मैं भी ऐसी चीज़ों को जानता जिससे कि मैं घोड़ों को अच्छे से समझ पाऊँ या फिर घोड़े मेरी बात को समझ पाए। मतलब मैं कहना चाहता था कि जब मेरे भाई मुराद ने मुझे कहा कि उनके अंदर बहुत अच्छी समझ है घोड़ों को समझने की, घोड़ों के प्रति उसके अंदर बहुत अच्छा तालमेल है, तो मैंने कहा कि आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि इसी तरीके की समझ काश मेरे अंदर भी होती। आगे इसमें मुराद कहता है कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू गेट टू बी 13, कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, कि तुम अपना समझ जाओगे कि ऐसा कैसे करते हैं। आगे इसमें लिखा है कि आई वेंट होम, मैं घर चला गया, एंड एट हर्टी ब्रेकफास्ट, और मैंने बहुत अच्छा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस दिन के दोपहर बाद, माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, के मेरे अंकल जो खुसरो थे, जो कि मुराद की तरह अजीब अजीब काम किया करते थे, जो कि हमेशा कहते थे कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, वो मेरे घर पर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और कुछ धूम्रपान करने के लिए वो मेरे घर पर आए। ही सेट इन द पार्लर, वह पार्लर में बैठ गए जा कर के। सिपिंग एंड स्मोकिंग, वह कॉफ़ी पीने लगे और कुछ धूम्रपान करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्रीज़, और वो पुराने समय के जो गांव की जो हालत थी, जो वो कस्बा था, उन सारी यादों में वो खो गए, यानी कि उनकी बातों को वो याद करने लगे। एंड अनदर विजिटर अराइव्ड, और वहाँ पर एक आगंतुक और आया, यानी कि एक आदमी और आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, जिसका नाम जॉन बैरो था, वो एक किसान था, वो भी वहाँ पर आकर के बैठ गया। एन एशियन, जो कि एशियन का रहने वाला था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जिसने अकेलेपन की वजह से, यानी कि जिस तरीके से वो व्यक्ति अकेला रहता था उसकी वजह से आर्मेनियन भाषा को बोलना सीख लिया था, यानी कि वो सीख चुका था आर्मेनियन भाषा बोलना। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तंबाकू, मेरी मदर उस अकेले रहने वाले जो वो एशियन व्यक्ति था उसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, कि उसने उस तंबाकू को एक सिगरेट की तरह बना लिया और धूम्रपान किया। एंड देन, और फिर एट लास्ट, और अंत में उसके बाद, साइंग सैडली, कि उसने एक बहुत ही उदासी भरा, एक आह से भरी, ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन,
कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले महीने चोरी हो गया था इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है, वो अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि उसका घोड़ा कहाँ गया। यानी कि यहाँ पर जो वो घोड़ा है वो यहाँ पर ये जॉन ब्रायो का था, जो कि एस्टन के रहने वाले थे, जो कि अकेलेपन की वजह से आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गए थे। और फिर वो यहाँ पर जो एरम था उसके पार्लर में वो आए और फिर उसकी मदर ने उसको कॉफ़ी एंड कुछ तंबाकू ला करके दिया। और फिर वहाँ पर उदासी की आह भरते हुए वो कहता है कि पिछले महीने जो मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया था वो अभी भी गायब है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आगे इसमें लिखा है कि माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड। इस बात को सुन करके मेरे अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, वो बहुत ही चिढ़ गए, चिड़चिड़े हो गए, एंड साउटेड, और फिर वो चिल्लाने लगे। इट इज़ नो हार्म, उन्होंने कहा हमेशा की तरह, जैसे कि वो अपने पूरे जीवन काल में कहते हैं कि किसी का कोई भी नुकसान हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कहते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, किसी घोड़े का क्या नुकसान। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने रहने वाली ज़मीन को नहीं खोया है, क्या हमने इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं उठाया। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, किसी घोड़े के नुकसान पर किस बात का रोना, इसमें कोई हानि नहीं है। और खुसरो अंकल आगे ये भी कहते हैं कि दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, इस शहर में एक निवासी की तरह रहने वाले आपके लिए हो सकता है कि बात सही हो। टू से जॉन ब्राव सेड, जॉन ब्राव ने फिर कहा, बट व्हाट ऑफ माई सॉरी, कि मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज सॉरी विदाउट अ हॉर्स, कि बिना घोड़े के जो घोड़ा गाड़ी है उसका क्या मतलब, घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किसी काम की नहीं है। आगे फिर अंकल चिल्लाते हुए बोलने लगे कि पे नो अटेंशन टू इट, कि इस पर कोई ध्यान मत दो। मैं अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल चिल्लाते हुए बोले कि इस पर कोई ध्यान मत दो। आगे जॉन बायरो ने कहा कि आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, कि यहाँ पर आने के लिए मैंने 10 माइल का सफ़र तय किया, यानी कि मैं 10 मील चलाऊँ यहाँ पर आने के लिए। यू हैव लेग्स, कि तुम्हारी टांगे हैं। माई अंकल खुसरो शॉर्टेड, मेरे अंकल फिर से चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। उसके बाद जॉन बायरो जो कि किसान थे उन्होंने कहा कि मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल फिर से चिल्लाते हुए बोलने लगे कि इस पर कोई ध्यान मत दो, इसमें कोई हानि नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उसके बाद जॉन बायरो ने फिर से कहा कि जो घोड़ा है वो $60 का है, उसकी कीमत $60 है। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं पैसों पर थूकता हूँ, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ही गॉट अप, जॉन ब्रायो इस बात को सुनकर के बड़े गुस्से में उठे, एंड स्टॉक्ड आउट द हाउस, और घर से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और सामने वाला दरवाज़ा धड़ाम से बंद करते हुए वो घर से बाहर निकल गए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने समझाया, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, कि जो अंकल है जो खुसरो है उनके अंदर एक कोमल हृदय है, वो बुरे व्यक्ति नहीं है। सी सैड, उन्होंने बताया, इट इज़ सिंपली दैट, ये बहुत ही साधारण सी बात है। ही इज़ होमसिक एंड सच लार्ज मैन, कि भाई इतना विशाल काय व्यक्ति है फिर भी उसको अपने घर की याद बहुत आती है। आगे इसमें लिखा है कि द फार्मर वेंट अवे, उसके बाद जॉन ब्रायो दूर चले गए। एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और मैं झट से अपने चचेरे भाई मुराद के घर की तरफ दौड़ पड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रॉबिन, जो कि एक रॉबिन नाम का एक पक्षी होता है, उसके बच्चे के जो चोट लगे हुए जो पंख है उसको ठीक कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड्स, वह उस पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सैड, ये क्या है, उसने कहा। आगे इसमें लिखा है कि द फार्मर जॉन बायरो, यानी कि जॉन बायरो नाम का जो किसान था, आई सैड, मैंने अपने भाई को बताया, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर पर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, यानी कि तुम्हारे पास यह घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े को जब तक कि वापस नहीं करोगे, अनटिल आई लर्न टू राइड, कि जब तक कि मैं घुड़सवारी अच्छे से नहीं सीख लेता, कि मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे।
इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न राइड, कि तुम्हें घुड़सवारी सीखने में पूरा 1 वर्ष लगेगा। माई कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझे कहा कि तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में पूरा 1 साल लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड, मैंने कहा कि हाँ हम 1 साल तक इस घोड़े को रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, कि यह बात सुनकर के मेरा भाई अपने पैरों पर उछल पड़ा। कहा कि वट ही रोड, मेरी बात सुनकर के उसको बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम किसी गैरोलेनियन फैमिली के किसी सदस्य को यहाँ पर बुलावा देना चाहते हो कि वो आए और इस घोड़े को चोरी कर ले। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि जो घोड़ा है वो ज़रूर इसके असली मालिक के पास ही जाना चाहिए। वैन आई सैड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सैड, कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में यह घोड़ा इसके असली मालिक के पास चले जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द स्काई, और फिर उसने वो रोबिन पक्षी हवा में छोड़ दिया उड़ने के लिए। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने बड़ी कोशिश की उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और लगभग वो 2 बार गिरा भी। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, अंत में वो बहुत उड़ा, सीधा ऊंचाई पर बहुत तेज़ उड़ा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह के लिए सुबह सवेरे, यानी कि हर सुबह 2 सप्ताह के लिए, माई कज़न मुराद एंड आई, मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बर्न, कि हम उस खलियान से उस घोड़े को बाहर निकालते जहाँ पर हमने उसको छिपाया हुआ था, जो कि अंगूरों के बगीचा, जो कि वीरान पड़ा हुआ अंगूरों का बगीचा का जो क्षेत्र था, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसको छुपा देते थे, एंड रोड इट, और हम इसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह, द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड इट अलोन, कि जब मेरी बारी इस पर अकेले सवारी करने की आती थी, लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, वहाँ पर वो अंगूरों के बगीचे में बड़ा उछलता, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर भी वो खूब जंप लगाता, एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और वो मुझे फेंक करके इधर से उधर भाग चला जाता, यानी कि मुझे तो फेंक ही देता था वो। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न राइड, लेकिन फिर भी मैंने समय पर घुड़सवारी सीखने की आशा बनाए रखी। द वे, ठीक उसी तरीके से, माई कज़न मुराद रोड, की जिस तरीके से मेरा भाई मुराद सवारी करता, ठीक उसी तरीके से मैं भी सवारी कर सकूं, यह आशा मैंने समय पर अच्छी सवारी सीखने की हमेशा बनाए रखी। आगे इसमें लिखा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ऑन द वे टू द फेथोजेंस डिजर्टेड वाइन यार्ड, यानी कि फेथोजेंस का जो वीरान पड़ा जो अंगूरों का बगीचा था जहाँ पर हम इस घोड़े को छिपाया करते थे, उस रास्ते पर जाते हुए और घोड़े की सवारी करते हुए, वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, कि रास्ते में हमें अचानक से जॉन बायरो मिल गए। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वह अपने गांव की तरफ जा रहा था, अपने कस्बे की तरफ जा रहा था, और रास्ते में हमें वो मिल गए। लेट मी टू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, यानी कि फार्मर को कैसे हैंडल करना है, मुझे ये भी तरीका आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मेरे कज़न मुराद ने उनको सुबह की नमस्ते बोली। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो सेड टू द फार्मर, उस किसान से उसने कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, कि उसने उस घोड़े को झट से पहचान लिया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र के बच्चों, गुड मॉर्निंग। उन्होंने गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से दिया। ही सैड, फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई कज़न मुराद सैड इन अर्मेनियम भाषा में जवाब देते मेरे भाई ने कहा, माई हार्ट, मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। जॉन ब्रायो सैड, अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स, यानी कि एक प्यारे घोड़े का एक प्यारा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स, मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि यह वही हॉर्स है दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, जो कि मेरे पास से बहुत से सप्ताह पहले चोरी कर लिया गया था। मैं लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुँह के अंदर देख सकता हूँ। मुराद सैड, ऑफ कोर्स, जी बेशक आप देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, कि जो जॉन ब्राउन है उसने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी कि उसने एक एक दांत को अच्छे से देखा। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर, मैं कसम खा करके कहता कि इट इज़ माई हॉर्स, कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़, अगर, आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, कि अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता
तो मैं कसम खा करके यह कहता कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली, यानी कि जो आपके परिवार की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज़ वेल नोन टू मी, उसको मैं भी अच्छे से जानता हूँ। येट, फिर भी, द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यानी कि जो ये घोड़ा है, जो आपके पास जो ये घोड़ा है, ये मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है। और सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि शक करने वाले इंसान को अपनी आंखों पर ही यकीन होगा, ना कि अपने हृदय पर। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, बाय बाय मेरे यंग दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों बाय बाय। अब यह कह करके जॉन ब्रायो आगे निकल गए। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, मेरे भाई ने उनको गुड डे विश किया, फिर वो आगे चले गए। आगे इसमें लिखा है कि अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह के जल्दी वाले समय में, यानी कि सुबह सवेरे के समय में, अगली सुबह, वी टुक द हॉर्स, हम घोड़े को लेकर के गए, टू द जॉन बायरोज वाइनयार्ड, जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में, एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ के खलिहान में हमने इसको रख दिया, यानी कि हमने इसको वहाँ पर बांध दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड, यानी कि कुत्ते हमारे पीछे पीछे आए, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। द डॉग, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मैंने अपने भाई को चुपके से बताया कि भाई कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, वे भौंकेंगे लेकिन किसी और पर। आई हैव अ वे विद डॉग, कि मुझे कुत्तों को हैंडल करना आता है, यानी कि मैं जानता हूँ कि कुत्तों को हैंडल कैसे करते हैं। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया। पैडेड इट, उसको थपथपाया। एंड देन, और फिर, वी वेंट अवे, हम दूर चले गए। आगे इसमें लिखा है कि दैट आफ्टरनून, उसी दिन की दोपहर बाद के समय, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, जॉन बायरो हमारे घर पर आया अपनी घोड़ा गाड़ी में। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी मदर को वह घोड़ा दिखाया, दैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चोरी कर लिया था और उसको वापस भी कर दिया गया था। घोड़ा दिखाते समय उसने कहा, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, ये जो एक घोड़ा है ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और पहले से बहुत ज़्यादा प्यारा भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल जो कि पार्लर में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, वो उनके आने से और उनके इस तरीके से कहने से वो चिढ़ गए। एंड शॉर्टेड, और फिर वो चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, अरे बस अब तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, यानी कि तुम्हारे घोड़े को वापस कर दिया गया है ना। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर अब ध्यान मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, बस अब इस पर कोई ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है इस बात पर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 11th क्लास की एक और इंग्लिश की बुक को शुरू किया है जिसका नाम है स्नैपशॉट। और आज की इस क्लास में इसी बुक के पहले चैप्टर को हमने समझने की कोशिश की है, इसकी हिंदी की व्याख्या जानने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा, इसकी हिंदी को समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ इसको समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, जिसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे और ये देखेंगे कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।